अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पर अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। आपने काफी कुछ लुइस हे के बारे में जाना, वो कौन थी, उनके इस बुक के बारे में जाना। मैंने पहले भी उनकी मिरर बुक ले रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वो पूरा कोर्स मैंने बनाकर उसमें डाला हुआ है। आप उसको भी एक बार जरूर कोशिश करें पढ़ने की, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल बुक है मिरर बुक भी, जिसमें आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे आपकी आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, उससे रिलेटेड वो बुक्स है। अगर आप कभी भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं अपने जीवन में, तो जरूर एक बार मिरर बुक पढ़िए। अब उनकी ये जो बुक है वो हमारे अंदर हमारे जो इमोशनल ट्रॉमास क्यों आते हैं हमारी लाइफ में, और क्या कारण होता है हमारी लाइफ में इमोशनल जो भी सीक्वेंस आते हैं, वो इस बुक में बताया गया है। और क्या पैटर्न्स होते हैं हमारी थिंकिंग के, क्या बिलीव्स होते हैं, जो हमने जाना कि हमारे कैसे बिलीव्स आते हैं, क्या हमें बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं हर चीज को, करना चाहिए ना हटाकर कर सकते हैं, ऐसे हमें बोलना चाहिए कि हम हर चीज कर सकते हैं, हम चाहना नहीं कर सकना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने काफी अच्छी तरह से हमें धीरे धीरे ये अपने समझा रही हैं, जिसमें धीरे धीरे वो एंड में हमें वो इमोशंस भी बताएंगी, जिससे हम अपने जो हमारे अंदर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जो फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डिजीजेस हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी किस इमोशन से कनेक्टेड है, वो भी हमें पता चलेगा कि क्यों हमारी लाइफ में आया है। और इस बुक से जुड़े रहिए, बहुत ही खूबसूरत बुक है। और अगर किसी को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरा जो लाइव सेशन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं। ये मैं पहले भी अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में, जो कि अब्राहिम हिक ने लिखी थी आस्क एंड जेरी हिक के द्वारा, तो वो मैं उसमें भी बता चुकी हूँ। तो आप उसमें भी अच्छी तरह से आस्क एंड इट इज गिवन जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर समझ सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बताने जा रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी चार्ट होता क्या है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी चार्ट है। ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है जिसमें जब हम शेम में होते हैं, गिल्ट में होते हैं, अपैथी में होते हैं, ग्रीफ में, मतलब जब भी हमारी कोई बैड इमोशन, मतलब कुछ भी खराब इमोशन है हमारे अंदर, दुख है, परेशानी है हमारे अंदर, घृणा है, कुछ दर्द है, डर है, कुछ हम चाहते हैं अपने जीवन से जो कि नहीं, बहुत कंटिन्यूस हमारा कुछ डिजायर है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर बहुत ही प्राइड है, प्राउड हूं मैं किसी चीज के लिए। तो ये कैसे धीरे धीरे, जो भी इसका सबसे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आप देखिए शेम की है। तो अगर हमारी ये शेम फ्रीक्वेंसी में है, अगर आपके अंदर कुछ इस किसी तरह की शर्म है कि मैं ऐसा मैंने मेरे अपनी लाइफ में क्यों किया, या कई लोगों को ये भी दुख होता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो उसका भी एक फियर, दुख, शेम, शर्म होती है। ऐसा बहुत लोगों को, गरीब लोगों को भी बहुत प्राइड होता है अपने ऊपर, तो कई लोगों को शेम होता है। तो अगर आप शेम की फ्रीक्वेंसी में है, आपको कोई किसी चीज का अंदर से दुख है, परेशानी है, तो ये सब नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ही रहेंगे, अगर आप लो वाली फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो आपका डिस्ट्रक्शन ही होगा, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, सिर्फ इन्हीं चीजों में ही अटके रहेंगे। तो जैसे कि एस्थर हिक्स ने हमें बताया था, अब्राहिम हिक्स के द्वारा, कि हमें हमेशा हर दिन ये कोशिश करनी है कि हम ऊंची ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में रहें। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में हमारे में क्या है, जहां हमारे अंदर करेज है ना। फिर उसके बाद ये सब एक एक सीढ़ी है, सीढ़ी बाय सीढ़ी है। अगर आप इधर होंगे, फिर धीरे धीरे इन सब से निकल के करेज पर आएंगे, फिर विलिंगनेस पर आएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करने पर लगेंगे, आप अपने आप को लव करने लगेंगे, खुशी वाली फीलिंग में होंगे, शांत वाली में होंगे, और फिर एंड में इनलाइटनमेंट होगा। और इधर ही इसी के आसपास हमारा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है, जो कि हायर फ्रीक्वेंसी में होती है। तो जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में होगे तो आपका एक्सपेंशन होगा। तो ये है हमारा इमोशनल फ्रीक्वेंसी स्केल, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में होंगे, अगर आपको बाई चांस, जैसे होता है कभी लाइफ में कि आपको किसी चीज के लिए गुस्सा आ गया, कभी किसी चीज के लिए दुख हो गया, कभी किसी चीज से जेलसी हो गई, तो आपको उसमें रहना नहीं है। आपको बहुत क्विक, मतलब मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटे में से उसमें से निकलना है, और तुरंत
अपना जो पहले का फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है आप बहुत प्यार वाली फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, आप खुशी वाली में रहते हैं, उसमें ही जाना है दोबारा। तो यही तरीका होता है हमें फ्रीक्वेंसी को अपनी जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसको मेंटेन करने का, कि हम कहीं नीचे तो नहीं जा रहे। कंटिन्यूस हमें देखना है कि हम कहीं नीचे तो नहीं जा रहे, हमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ही रहना है। अब इसके जो तरीके हैं कैसे हम ऊपर रह सकते हैं, ये करीब आस्क एंड इट इज गिवन में भी 21 टेक्निक्स बताई हैं उन्होंने, तरह तरह से बताई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम आगे काफी कुछ सीखेंगे इस बुक में भी। तो और देखते हैं, एक फ्रीक्वेंसी चार्ट मैंने और लिया हुआ है जिसमें यही है सेम, कि शेम गिल्ट और ये सब नीचे है, और ऊपर ये एनलाइटमेंट है। नीचे आपको डर है, ऊपर आप में प्यार है। यहाँ पे आप इंसान बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, अपना अंदरूनी में ही बसा हुआ है, अंदर है। यहाँ पर एक्सपेंशन है, ऊपर जाकर एक्सपेंशन है ना। नीचे सफरिंग है। जैसे हमारा चक्रास होते हैं ना, हमारे जो 7 चक्रास हैं, तो नीचे वाले चक्रा है, ये नीचे से चक्रा है, और ये ऊपर तक का चक्रा है। तो यही है कि नीचे आपके सफरिंग गेटिंग बाय फ्लो प्योर टाओ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से इन्होंने ये फ्रीक्वेंसी मीटर बताया है। अब एक और चीज देखते हैं, इसको देखेंगे हम, कि जब हम नीचे वाली बिल्कुल फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बहुत ही लो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, सुसाइड वाली टेंडेंसी आती है। जब हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें किसी से बदला लेना है, रिवेंज लेना है ना। हमें ऐसा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने मेरे साथ किया तो कैसे किया, है ना। तो इस तरह से हमें ये तरह तरह का फ्रीक्वेंसी का है, कि जब हम एंगर आता है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है अपनी लाइफ से, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा है, यहाँ डिस्टरबेंस हो रही है, आपको डिस्टरबेंसेस हैं, इरिटेशन हो जाती है कई लोगों को बहुत ज्यादा, या होपफुलनेस है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी लाइफ में पीसफुलनेस आएगी, जॉयफुलनेस आएगी, लव आएगा, ब्लिसफुलनेस आएगी, और गॉड से हम अलाइन होने लगेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी मीटर है जो हमें बताता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी पर हम कहाँ हैं। तो हमें डेली ये चेक करना होता है कि एक्चुअल में हम किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आज हम कहीं दुखी तो नहीं है, क्या हमने ये दुख को स्ट्रेच तो नहीं कर लिया। तो दुख को हमें कभी भी, कोई भी परेशानी है हमारे अंदर जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज है, वो हम ह्यूमन है, आएगी ही आएगी। कभी किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा होगा तो गुस्सा भी आएगा, कभी आपके लाइफ में कोई परेशानी आएगी तो दुख भी आएगा, कभी आपको किसी की कोई अच्छी चीज देखकर ऐसा लगेगा कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन हम उसे कंटिन्यूस अगर 3-4 दिन तक अगर सोचते रहते हैं तो हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उसमें से तुरंत निकलना है। मान लीजिए 1-2 घंटे का दुख हुआ, उसके बाद हम हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे जो कि ऊपर की तरफ है, और उसी में ही रहने की कोशिश करेंगे। फिर कभी डिप आता है तो फिर ऊपर लेकर जाएंगे अपने आप को, और ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। ये हमें इसमें दिमाग लगाना है कि कई बार कभी हम उदास हो जाते हैं तो सैड सॉन्ग्स लगा लिए, तो ये नहीं करना है कि सैड सॉन्ग्स जब आप सुनते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही वो जो सैड वाली स्पेस पे चली जाती है। तो मेरे कहने पर कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनिए, क्योंकि एक अच्छे खासे आदमी को भी ना सैड सॉन्ग बिल्कुल सैडनेस पे ले जाता है। तो सैड सॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि अगर किसी को दुख भी नहीं होगा ना, और आपने अगर कोई दुख भरा गाना लगा लिया, तो आपको पता नहीं कहाँ से दुख पैदा हो जाएगा कि अरे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है। तो उस सैड सॉन्ग्स को तो आप अवॉइड करिए बिल्कुल, मेरी कहने पर, कि कभी सैड सॉन्ग्स को नहीं सुनिए, क्योंकि वो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें अवॉइड करिए। या आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि कंटिन्यूस आपको इरिटेशन देते हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे उनको अवॉइड करिए। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो आप उनको अवॉइड करिए। कभी कभी ऐसा आप बोलेंगे कि ऐसे मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, तो उनकी बातों को बस सिर्फ सुनिए, उन पर रिएक्ट मत करिए, सिर्फ रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में भी फर्क है, कि आपने इमीडिएट आंसर कर दिया, गुस्से में आंसर कर दिया। शांत हो जाइए, रिस्पॉन्ड करिए। आपको पता है कि इन लोगों से मुझे गुस्सा आता है, इनसे इरिटेशन होती है, तो आपकी लाइफ में है भी ऐसे लोग, तो आप शांत रहिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी में नीचे नहीं जाना है, अपने फ्रीक्वेंसी मीटर में हमेशा ऊपर रहना है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी चार्ट। अब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 6, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब कई बार हमारे अंदर ऐसी अंदर से मतलब प्रक्रिया हो रही होती है कि हम चेंज ना हो। क्योंकि मैं क्यों चेंज हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, या मैंने इतनी कोशिश कर ली अपनी लाइफ में कि अब सामने वाले का वो है कोशिश करना, मैं तो अब हार चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ में 100-200% दे दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब सामने वाले को ही बदलना पड़ेगा।
तो आप क्या कर रहे हैं, चेंज होने से रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कोशिश की थी वो एक्चुअल में कोशिश नहीं थी। अगर आपने एक्चुअल में कोशिश की होती तो लाइफ में चेंज आया होता। तो इसलिए अब आपको समझना है कि क्या चेंज की जरूरत है, कैसे चेंज की जरूरत है। सामने वाला कोई इंसान चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें अपना नजरिया, अपना तरीका बदलना होता है, तभी लाइफ में चेंज आता है। तो आई एम इन द रिदम एंड फ्लो ऑफ एवर चेंजिंग लाइफ, और मैं जो लाइफ का रिदम है कि लाइफ हमेशा चेंज होती है, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा होती है, तो मैं उसमें फ्लो में हूँ, मैं उसको मानता हूँ और मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग एंड चेंजिंग। तो जब भी हम अपने आप में अपने अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कभी कभी हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स ही नहीं पता होती, हमें अपने आप की, तो कहते हैं ना, अपने आप में क्या कमियां हैं वो हमें नहीं दिखती हैं, हमें दूसरे की कमियां दिखती हैं कभी कभी ना। तो जब हमें दिखेंगी कि मैंने भी यहाँ गलत डिसीजन लिया, मैंने भी यहाँ कुछ गलत बोल दिया, मैंने भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, मैं बोलना तो सही बोला मैंने, लेकिन मुझे इस तरीके से अपने को पुट करना चाहिए था कि सामने वाले को ये समझ में आ जाता। तो जब आप ये इस चीज को लेकर अवेयर हो जाओगे तो आप में चेंज आने लगेगा, आपकी हीलिंग होने लगेगी। और जब आप तैयार होते हो हीलिंग के लिए या आप चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई मेंटर मिल ही जाता है जो आपको हील करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तैयार होना है। कहीं से भी आपको कोई वर्कशॉप दिख जाएगी, कोई इंसान आपको ऐसा दिख जाएगा जो आपको हील कर जाएगा लाइफ में, या आपको कोई बुक ऐसी मिल जाएगी। तो जब आप तैयार होते हो तो वो हीलिंग और चेंज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। कहते हैं ना, भगवान भी तभी दर्शन देते जब आप, जो कहते हैं ना, हम कई बार ऐसा होता है, मेरे को एक इंसिडेंट बताते कि एक लोग थे, वो मंदिर की तरफ से गुजर रहे थे, है ना। तो गए तो वो कहीं और घूमने थे, लेकिन गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना अब बीच में मंदिर पड़ा है तो दर्शन कर ले। तो नाथद्वारे का ये एग्जाम्पल है, तो नाथद्वारे में वो चले गए दर्शन करने। तो उस दिन पता चला कि भाई टाइम पर गए थे वो, बिल्कुल जो मंदिर के खुलने के टाइमिंग थे, लेकिन वहां से पता चला कि आज तो भगवान जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तो दर्शन नहीं होंगे क्योंकि आज भगवान जी का मन सोने का है। अचानक से उन्हें ये सुनने को मिला। तब फिर वो दूसरे दिन वहां पर रुके और दूसरे दिन प्लानिंग करके गए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, और उनको दर्शन मिल गए। तो जब आप मंदिर में भी, जब आप श्रद्धा से जाएंगे तभी भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने कहा तुमने मुझे रास्ते में से मिलने की कोशिश करी तो मैं भी क्यों मिलूं तुमसे। तो ऐसे ही है, जब आप अवेकनिंग, जब आपके मन में ये होगा कि मुझे चेंज लाना है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है, तो ऐसे ही है, तो आपको वो कोई ना कोई मिल जाएगा। When we have some pattern buried deeply within us, we must become aware of it in order to heal the condition. Perhaps we begin to mention the condition, to complain about it, or to see it in other people. जब हम अपनी लाइफ में कुछ हमारे अंदर जो बरीड पैटर्न है, मतलब एक लाइफ में एक तरीके से ही आपके कुछ हो रहा है, आप देखो कि आपके जैसे एक फैमिली भी होती है ना, उनकी फैमिली में एक तरह से ही कुछ हो रहा होता है ना, उनकी लाइफ में एक तरह से ही कुछ आ रहा है, तो यानी कि आपके अंदर कोई पैटर्न ऑफ थिंकिंग ऐसा है जो एक ही तरह की लाइफ आपकी ऐसी जा रही है। तो वो क्या पैटर्न है, आपको उसको देखना है कि क्या है, कि परहैप्स वी बिगिन टू मेंशन द कंडीशन, टू कंप्लेन अबाउट it or see it in other people. It rises to the surface of our attention in some way that we begin to relate to it. We often attract a teacher, a friend, a class, or a workshop, or a book to themselves and begin to awaken a new way to approach the dissolving of the problem. और जब हमें ये पैटर्न समझ में आ जाता है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न है जहाँ हीलिंग की जरूरत है, यहाँ मुझे चेंज होने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, तो फिर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जहाँ जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। My awakening began with a chance remark of a friend who had been told about a meeting. My friend did not go, but something within me responded and I went. That little meeting was the first step on my pathway to unfoldment. I didn't recognize the significance of it until something later. Often our reaction to first stage is to think the approach is silly, है ना, और that is doesn't make sense। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज के लिए, जब कोई हमें बता रहा होता है तो वो हमें लगता है कि ये क्या फालतू की चीज बता रहा है, कोई इसमें मुझे सिर पैर नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। परहैप्स इट सीम्स टू इजी और अनएक्सेप्टेबल टू आवर थिंकिंग। और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये इतनी छोटी छोटी की, आप अपने मन को चेंज करो, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आप थिंकिंग चेंज करो आपकी, तो ये मुझे तो समझ में नहीं आती। कई लोग बोलेंगे कि
ऐसा कहाँ होता है, ये तो मेरे को तो भगवान ने ही ये डेस्टिनी में दिया हुआ है, मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। आप इतने मतलब पक्के हैं कि आप चेंज होना ही नहीं चाहते, कि बस ये तो दूसरे के ऊपर है या भगवान ने दिया हुआ है उन पर ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं हो सकते। तो ये है कि कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है वी डोंट वांट टू डू इट, या कभी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। रेजिस्टेंस कम अप वेरी स्ट्रांग, वी में इवन फील एंग्री अबाउट द थॉट ऑफ डूइंग सो। और हमारे अंदर का जो रेजिस्टेंस है, जो रोकती है चीज हमें, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें गुस्सा भी आ जाता है अगर कोई हमसे कहता है कि आप ये मान के देख लो, हो सकता है आपको इससे आपको फील गुड हो जाए, या हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज हो जाए। तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है किसी की भी समझ। such a reaction is very good if we can understand that it is the first step of a healing process। और कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जब आपको ये बार बार आप ये कह रहे हो कि मुझे चेंज नहीं होता है, मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिमाग में चाह रहे हो कि आपको चेंज होना है, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा आ गया है कि जो बार बार आपको ये कहलवा रहा है कि मुझे चेंज नहीं होना है। तो वहीं से चेंज आपको लाइफ में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आई टेल पीपल दैट एनी रिएक्शन दे may feel is there to show them that they are already in the process of healing, even though the total हीलिंग इज नॉट येट कंप्लीटेड। मतलब अगर थोड़ा सा भी साइन उनकी लाइफ में है कि कोई उनको मेंटर मिल गया है या उनको कोई बुक मिल गई है, तो वहीं से आपका ये है कि जो 50% प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा कंप्लीट होने में हीलिंग में, लेकिन आपका प्रोसेस वो शुरू हो चुका है। द ट्रूथ इज दैट द प्रोसेस बिगिंस द मोमेंट वी बिगिन टू थिंक अबाउट मेकिंग अ चेंज। जब आप चाहते हैं, जैसे आप इस बुक रीडिंग सेशन में भी आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चाह है चेंज होने की, तो आपको भी कहीं ना कहीं से ये बुक रीडिंग सेशन मिल गया। तो जब हमें अंदर से चेंज की चाह होती है, तो वहीं से कोई ना कोई आ जाता है, वो चेंज लेकर आता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जब आप चाहोगे वो चीज मिलेगी। इम्पेशंस इज ओनली अनदर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। कभी कभी हम सोचते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो कितनी दिन पढ़ ली, कोई तो चेंज आया नहीं मेरे दिल में, मैं तो इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, मेरे तो लाइफ में चेंज आया नहीं। तो इम्पेशेंट मत होइए, चेंज आएगा। कभी कभी चेंज हमें दिख नहीं रहा होता है, लेकिन हो रहा होता है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में एकदम अचानक से बहुत अच्छा हो जाए। अचानक से कोई चीज नहीं होती है, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में हो रही है। आपको आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो देखने लगेंगे, थोड़े दिन में वो बताने लगेंगे कि वाकई आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप चेंज हो रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। It is resistance to learning and to changing. When we demand that it is to be done right now, completed at once, then we don't give ourselves time to learn the lesson involved with the problem we have created। अगर आप ये सोचते हो कि एकदम मेरी प्रॉब्लम सही हो जाए और एकदम सब कुछ सही हो जाए, मैं तो अब सब चीज कर रहा हूँ, पूजा भी कर रहा हूँ, डेली मंत्र चैंटिंग करता हूँ, ये उपाय भी कर लिए, तो ऐसा किसी भी चीज में कोई, कहते हैं ना, कोई चमत्कार नहीं है कि एकदम हो जाएगा। तो आपको उसे नियम कानून से मानना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको वो मिलेगी। और जो आप लेसन उस जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या जो पैटर्न चल रहा है, जब तक उस लेसन को आप नहीं समझोगे, तब भी चेंज नहीं आएगा। कि वो आपको समझाने क्या आया है आपकी लाइफ में, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि जो कंटिन्यूस बार बार आ रहा होता है। कई लोग ऐसे हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं कि जो बार बार हमें धोखा देते हैं या परेशान करके जाते हैं। तो हमें ये पैटर्न समझना है कि ये मेरी लाइफ में ही क्यों आ रहे हैं। या कई बार हमारे लाइफ में पैसे की कोई तंगी हो रही है, तो कंटिन्यूस हो रही है, काफी साल हो गए, तो आपको ये पैटर्न समझना है कि मेरे लाइफ में ही क्यों पैसे की तंगी हो रही है। तो रिलेशनशिप इशू है या मनी इशू है या हेल्थ इशू है, तो ये आपको पैटर्न समझना है क्यों हो रहा है। जब आप पैटर्न को समझ लोगे और ये मेरे को क्या समझाने आया है, क्या शिक्षा देने आया है, अगर मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है तो मुझे कैसे उस रिलेशनशिप से डील करना है ये मुझे आना चाहिए, मुझे कैसे उस हेल्थ इशू से डील करना है वो मुझे आना चाहिए, कैसे मुझे जो फाइनेंशियल मेरे संग इशू हो रहे हैं, तो क्या मेरी कमी रह रही है, क्या मेरी प्लानिंग में कमी रह रही है। तो जब तक मैं वो सीखूंगी नहीं, वो मेरी लाइफ में आता रहेगा। और वो जब सीख जाओगे वो लेसन, तो आप फिर हीलिंग की तरफ जाओगे। तो वो तब होती है, तब आप सोचोगे कि नहीं एकदम हीलिंग हो जाए बिना लेसन समझे, वो नहीं हो सकता। Now it is the time to acknowledge our responsibility in having created the situation or condition. I am not talking about having guilt, nor about being a bad person or being where you are. I am saying to acknowledge the power within you that transform our every thought into experience। अब वो बोल रहे हैं कि आप पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो आपके कारण आई है।
क्योंकि आपने वो या तो मैनिफेस्ट किया है, या आपको वो हैंडलिंग का तरीका नहीं आया, या आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपके जो पास्ट कर्मा था वो तो थोड़ा बहुत होता ही है, 5 to 10%, लेकिन कई चीज हम खुद ही अपनी सोच से पैदा कर लेते हैं। तो आपको वो ये नहीं कह रही है कि आप कोई खराब पर्सन हो या आप में अच्छी सोच नहीं है, लेकिन अब आपके पास पावर है कि आप जो इंसिडेंट, जो आपके संग जो पैटर्न चल रहा है, उसको चेंज कर सकते हो। इन द पास्ट वी unknowingly used this power to create things we did not want to experience. We were not aware of what we are doing. Now, by acknowledging our responsibility, we become aware and learn to use the power consciously in positive way for our benefit. पहले हमारे में इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि हमने, अब ये आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि कैसे हमें अपनी लाइफ चेंज करना है और क्या तरीके हैं उसे चेंज करने के, क्योंकि मुझे अपने अंदर चेंज लाना है और मेरी लाइफ चेंज होगी। Often, when I suggest a solution to the client, a new way to approach a matter or forgiving the person involved, I will see the jaw begin to clench and jut out, and arms crossed tightly over the chest. Maybe even fist will form, resistance is coming to the fore, and I know we have hit upon exactly what needs to be done. कई बार वो बोल रही है कि लुइस है बोल रही है कि जब वो अपने क्लाइंट को बोल रही है कि आपकी लाइफ में ये परेशानी है तो इस पर्सन के द्वारा है, तो आप उसे फॉरगिव करिए। तो जो पर्सन क्लाइंट है उनका, वो नहीं मानता है, उसको गुस्सा आने लगता है, वो कहता है क्या मतलब, मुझसे मेरे साथ इतना खराब किया और ये मेरे से कह रही है फॉरगिव कर दो। तो अब उन्हें समझ में आ जाता है कि जब क्लाइंट इस तरह से रिएक्ट करता है कि अब उन्हें क्या करना है नेक्स्ट। वी ऑल हैव लेसन टू लर्न। हम अपनी लाइफ में यहाँ इस दुनिया में जो आए हैं ना, हर इंसान कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने को आया है, जो उसको पहले के जन्म में नहीं समझ में आया था, वो इस लाइफ में वो समझने आया है। तो हर के लाइफ में एक एक कोई ना कोई उसको लेसन इस दुनिया में, इस जन्म में समझ के जाना है। द थिंग्स दैट आर सो डिफिकल्ट फॉर अस आर ओनली द लेसन वी हैव चोजन फॉर अस। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज डिफिकल्ट है और सामने वाले की लाइफ में ये डिफिकल्टी नहीं है, तो आप यही लेसन लर्न करने आए हो, और ये आप चॉइस करके आए हो। जब आप ऊपर से आए थे, भगवान के द्वारा यहाँ आए थे, तो आपने ये चूज किया था कि मुझे ये लेसन लर्न करना है, भगवान मैं ये लेसन लर्न करना चाहूंगा, करने जा रहा हूँ। आपको उसी तरह के लोग यहाँ पर मिले, उसी तरह की फैमिली मिली, उसी तरह के रिलेटिव मिले, उसी तरह के मदर फादर मिले, जिनके द्वारा, उसी तरह का स्पाउस मिला, उसी तरह के बच्चे मिले, जिनके द्वारा आप वो लेसन इस दुनिया में लर्न कर रहे हो। तो ये सिर्फ आप ही तय करके आए हो, और आप किसी और को ब्लेम मत करिए। मतलब आप जब प्रारब्ध भी अपना लेकर आए हो, और जो इस जन्म में कर रहे हो वो भी आप अपना ही कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी आपके आमने सामने इर्द गिर्द नहीं है ब्लेम करने के लिए। आप ही हो। आप कैसे किसी से बात करते हो, वो भी आपका चॉइस है। आप कैसे अपने जीवन को आगे लेके जाते हो, वो भी आपकी चॉइस है। आप सोते रहते हो, आप बहुत काम करते हो, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। आपसे कोई नहीं कहता कि नहीं इतना ही करना चाहिए या इतना नहीं करना चाहिए, तो ये सब आपकी चॉइस है। तो आप दूसरों को ब्लेम या दूसरों को ये नहीं कह सकते कि इसके कारण मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। सब आप पहले से ही लेते हुए आए हो। इफ थिंग्स आर इजी फॉर अस, देन देयर आर नॉट लेसन्स, दे आर थिंग्स वी ऑलरेडी नो। अगर कोई चीज हमारी लाइफ में बहुत इजी है, तो वो लेसन हम लर्न करने नहीं आए हैं, वो हमें पहले भी पता था, और हमें वो पता है। जैसे कईयों की लाइफ में मनी बहुत इजी आता है, इजी है उनके पास, वो लग्जरी लेकर आए हैं, तो वो मनी को पहले से जानते हुए आए हैं। वो उस लेसन को लर्न करने नहीं आए। अगर किसी की लाइफ में मनी स्ट्रगल है, तो वो मनी से रिलेटेड लेसन लर्न करने आया है। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप से लेसन लर्न करने आया है। तो वो हर की लाइफ में अलग अलग टाइप का वो लेसन इस जन्म में लर्न करने आया है। Lessons can be learned through awareness. If you think if you think of the hardest thing you do and how much you resist it, then you are looking at your greatest lesson at the moment. Surrendering, giving up the resistance, and allowing yourself to learn what you need to learn will make the next step even easier. तो अभी जो, अगर आप ये मान लेते हो कि जो ये इतनी लाइफ में मेरा जो परेशानी है जो है, वो मुझे लर्न करने आया हूँ, मुझे रेजिस्ट नहीं करना है, मुझे इस चेंज के साथ, जो चैलेंज के साथ फ्लो करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपकी लाइफ बहुत ईजियर हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे इससे डील कैसे करना है। डोंट लेट योर रेजिस्टेंस स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग द चेंजेस। और आपके अंदर, आप अपने आप को रोकिए मत चेंज लाने की, कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, मेरे अंदर कोई चेंज की जरूरत नहीं है, चेंज की जरूरत उस सामने वाले को है,
मैंने बहुत चेंज कर लिया, तो अपने अंदर वो रेजिस्टेंस पहले हटाइए। जब हमने वो जो बुक थी सिल्वा माइंड कंट्रोल, उसमें बोला था कि उसमें उन्होंने बताया था, होजे सिल्वा ने, कि जब हम सर्किट में जब लाइट जाती है तो उसका रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो वो फटाफट से फ्लो करने लगता है करंट। तो ऐसे ही हम अपने दिमाग को जब रेजिस्टेंस से कम करने लगेंगे तो हमारी लाइफ में स्मूथनेस आने लगेगी। तो हमारे को अपना जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम करना पड़ता है, जो उन्होंने बताया था कि अल्फा लेवल में कम हो जाता है, क्योंकि हम नींद वाली स्थिति में है। तो वो उस समय जो वो होता है रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। तो इसी तरह से हमें जो अपने मन की सोच है ना, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस कम करना है। We can work on two levels: looking at the resistance and still making the mental changes. Observe yourself, watch how you resist and go ahead anyway. अब वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि आप कैसे हर चीज को रेजिस्ट करते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी लाइफ में उनके द्वारा कुछ कर सकते हैं। वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम कर रहे होते हैं या कोई ना कोई दूसरे की कमी निकाल रहे होते हैं। तो आप देखिए कि आप अपने को रेजिस्ट मत करिए, आप चेंज करिए, अपने दिमाग को चेंज करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए और फिर आगे बढ़िए। अब वो बोल रहे हैं कि कई लोग होते हैं जो कि चेंज नहीं करना चाहते, जो जिनसे उनको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कैसे एक्ट करता है। कोई भी क्लाइंट आता है कि या तो वो सब्जेक्ट को, जैसे बात करते करते सब्जेक्ट को चेंज कर देगा, कि जैसे मैंने बोला XYZ से कि आप चेंज होने देखिए आपकी लाइफ में परेशानी है, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो तुरंत दूसरा टॉपिक चेंज कर देगा। तो यानी कि वो नहीं चेंज होना चाह रहा है, इसलिए वो टॉपिक चेंज कर रहा है, या उसने कोई और बात शुरू करना एकदम शुरू कर दी, या वो अपना ये रूम छोड़ के जा सकता है या बाथरूम जा सकता है, या आपसे जो जब भी मीटिंग है उसमें लेट हो सकता है, या उसको बीमारी आ सकती है, या प्रोकेस्टिनेटिंग मतलब वो काम को टालता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। या फिर आपसे बात करते करते इधर उधर देख रहा है कि आपकी बात उसको समझ में नहीं आ रही, कोई मैगजीन उठा ली उसकी पन्ने देख रहा है। आप आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में अपनी रील्स को देख रहा है, या कुछ भी मोबाइल में लगा हुआ है, आपकी बात पर अटेंशन नहीं दे रहा। कभी कभी मीटिंग्स होती हैं तो जब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि तीन चार लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं आपके जो भी आप बताना चाह रही हैं, जो भी आपके क्लाइंट है। तो वो आपको समझ में आ जाता है कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है चेंज होने में, ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग में लगा है, या क्रिएटिंग और एंडिंग अ रिलेशनशिप अभी भी वही बातें कर रहा है, क्रिएटिंग ब्रेक डाउन्स, कार अप्लायंसेस प्लम्बिंग, और उसमें भी मतलब उनके घर में भी ब्रेक डाउन्स आ रहे हैं, किसी कोई कभी कोई कार टूट जा रही है, कोई अप्लायंसेस में परेशानी आ रही है। तो ये भी चीजें दिखाती हैं कि वो पर्सन चेंज के लिए तैयार नहीं है। अब कई लोगों में ये रेजिस्टेंस होता है, तो वो पहले से उनके अंदर ये दिमाग में फीड होता है, और वो ये बोलते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता है, ये जो आप मुझे चेंजेस बता रहे हो वो कोई कोई फायदा नहीं करने पा रहे मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन के लायक ही नहीं है, ये कुछ और है ना। या फिर बोल रहे हैं कि जैसे आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से कोई परेशानी है तो आप हमेशा बार बार यही बोल रहे हैं कि जैसे मैं एक लेडी हूँ तो मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड कहाँ समझेंगे, आप फालतू ये बात मुझे बता रही हैं या बता रहे हो, ये मेरे भाई हस्बैंड को समझ में नहीं आ रही, मैंने उनको इतना कोशिश कर ली, इतना कोशिश कर ली, वो नहीं बदलेंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि आप बिल्कुल ये मानने को रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, सिर्फ उनकी गलती है, आप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड हैव टू चेंज माई होल पर्सनैलिटी। या फिर आप कह रहे हो कि अब आप मुझे ये बता रहे हो कि भाई मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं, परेशानियां छोड़ दूं, लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो मेरी तो ये पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, मेरा तो नेचर ही चेंज करना चाहते हो। तो यानी कि वो पर्सन ये सब फालतू एक्सक्यूजेस दे रहा है ना। और ये जो जो पागल लोग होते हैं ना वही थेरेपिस्ट पे जाते हैं, वही काउंसलर्स पे जाते हैं जिनमें कोई मेंटली कमी है। ये एक नोशन हमारे समाज में बहुत उड़ा हुआ है कि जब हमें कोई मेंटल इलनेस है, हम फिजिकल इलनेस के लिए तो चले जाते हैं फटाफट डॉक्टर के पास, अगर हमारे पास अंदर मेंटल इलनेस है तो हम रेजिस्ट करते हैं, कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास या हीलर के पास नहीं जाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ पागल लोग ही उन लोगों के पास जाते हैं जिनमें जिनके दिमाग में कमी है। तो ये पहले का नोशन है, ये बिल्कुल गलत नोशन है। जब भी आपको कोई परेशानी है, आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन से, तो आपकी जो परेशानियां का हल बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है और आपको कोई मेडिसिन या इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। और या फिर आपको ऐसा लगता है ये कौन मेरी लाइफ में चेंज कर सकता है, मेरी लाइफ तो है ही इतनी बेकार, या उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, मैंने हर भरकर भरकस कोशिश कर ली, नहीं चेंज हो पाएगी। और मेरा तो इतना गुस्सा मेरा इतना तेज है, कोई मेरे को सहन ही नहीं कर सकता। मतलब आप अपने आप ही, मेरा केस ही डिफरेंट है, दुनिया से निराला है ना। आई डोंट वांट टू, और मुझे नहीं किसी को परेशान करना, भाई मैं ऐसा ही सही हूँ।
ठीक है, मेरी लाइफ ऐसे ही ठीक चल रही है, बेकार चल रही है, ठीक है, आई विल, और मैं ठीक है अपने आप ही काम कर लूंगा, मुझे कोई हीलर वीलर या कोई काउंसलर की जरूरत नहीं है। और आप ही मुझे क्यों लेके जाना चाहते हो, या मैं क्यों जाऊं, कोई भी नहीं जाता। ऐसा किसी को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरे अंदर ये मेंटल इलनेस का अगर किसी को पता चल जाएगा, या मेरे लाइफ में जो परेशानियां हैं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो साइकेट्रिस्ट के पास गया, या कोई काउंसलर के पास गया, कोई थेरेपिस्ट के पास गया। तो समाज को से डर से भी बहुत से लोग ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं। अब हमारे बिलीव्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि जिसके साथ हम बड़े होते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये प्रिंसिपल ठीक है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जिसके कारण हमारी लाइफ में वो ही पैटर्न हमारी लाइफ में आने लगते हैं। तो सम थोड़े से लिमिटिंग आइडियाज उन्होंने बताए हैं कि क्या हमने अपने दिमाग में अ, अंदर रखा हुआ है दिमाग में कि इट इज नॉट डन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे मेरे घर में अगर कोई चेयर को इस एंगल से रखा जाता है तो वो इसी एंगल से रखा जाएगा, क्योंकि मेरे फादर ने बताया था, फिर मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि इसी एंगल से चेयर रखनी चाहिए। भले ही उसके उस पर ठोकर खा के कोई रास्ते में गिर जाए, लेकिन नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरह के हम बिलीफ बना के रखे हैं कि इसी ने कहा है कि इसी तरह से चलेंगे, तो हम इसी तरह से चलेंगे। भले ही वो बिलीफ गलत है, उससे बार बार लोग गिर रहे हैं, लेकिन हमें मानना वही है ना। और जो ये चीजें बताई हैं वो सही नहीं है, मतलब ये जो हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो सही है, मतलब और कोई चीज सही नहीं है ना। और ये जो बिलीफ है, मैं ऐसे ही करूंगा और इस तरह से ही करूंगा, और यही मेरे लिए सही है, दूसरा तरीका नहीं सही है, क्योंकि मेरा ये पहले का मुझे बताया हुआ तरीका है। कई लोग जैसे घर में एक एक कोई मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हमारे घर में यही सब्जी खाई जाती है, तो यही सब्जी खानी चाहिए, मतलब जनरेशन यही सब्जी खाएगी, क्योंकि हमारे घर में ये बिलीफ है, भले ही वो मुझे फायदा कर रही है नहीं कर रही है, हम लॉजिकली नहीं सोचते, हम इतने सारे अपने जो रिचुअल्स हैं उनको भी बिना सोचे समझे मानते हैं कि हम वाकई इसके पीछे लॉजिक क्या है, ना समझते हैं ना करते हैं, बस एक कहते हैं ना लकीर के फकीर हम बने चले जाते हैं कि बस वो माने जा रहे हैं, उससे हमारा क्या भला हो रहा है बुरा हो रहा है हम कुछ नहीं समझते, है ना। और स्पिरिचुअल ये मानते हैं कि जो स्पिरिचुअल पीपल हैं वो गुस्सा नहीं हो सकते, भाई उनमें तो बहुत समझ आ चुकी है, वो कैसे गुस्सा हो जाते हैं, वो तो ह्यूमन बीइंग कहाँ है। तो ये हमारे सब बिलीफ आते चले जाते हैं। मेन वुमेन जस्ट डोंट डू दैट। अब कई चीजें हैं ऐसी, ये मेल कर सकता है, ये फीमेल नहीं कर सकती, ये फीमेल कर सकती है, ये मेल नहीं कर सकता। तो ये हमने कई चीजें बिलीफ बना रखे हैं, और मेरी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं नहीं करूंगा। ऐसे मैरिजेस को लेकर बहुत सारे लोग इतने रिजिड होते हैं अपने बच्चों की मैरिजेस को लेके कि इंटर कास्ट नहीं करेंगे, इंटर रिलीजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। और भी बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं कि हमारी फैमिली में इस तरह का तरीका है, इस तरह से रहा जाता है, इस तरह से खाया जाता है, इस तरह से पिया जाता है। तो बहुत सारे हम वो बिलीफ लेकर आ रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता है, और आगे हम चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बिलीफ है मेरा, है ना। और जो प्यार है वो मेरे लिए नहीं है, कोई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैंने ये मान लिया, ये बिलीफ बना लिया कि जो प्यार की चीजें हैं वो मेरे लिए नहीं है ना। और इट्स टू फार टू ड्राइव, और कई चीजें हैं कि मैं दूर ड्राइव करके नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है वो, और बहुत सारा ये काम है जो मुझे करना पड़ रहा है, मैं थक जाता हूँ, या ये चीज बहुत महंगी है। ये तो हम शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं कि महंगी है, कभी नहीं बोलना चाहिए ये चीज महंगी है, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये बोलिए कि मैं इसको बाद में लूंगा, ठीक है, हर चीज की वैल्यू है, जिसे मैं बाद में भी लूंगा, ठीक है। तो एक्सपेंसिव ये हमारे बहुत ज्यादा बोलने वाला वर्ड है, और जो हमने मार्क बना दिया है कि ये चीज महंगी है, ये हायर सोसाइटी लेगी, ये चीज कम है, ये हम ले सकते हैं मिडिल क्लास के लिए, ऐसा नहीं है। आप ऊंची सोच रखिए, ऊंचा चीज सोचिए। इट विल टेक टू लॉन्ग, या कोई चीज है तो वो बहुत टाइम लेगी, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ, तो ये सब चीजें हमने अपने दिमाग में कई तरह के फालतू के बिलीफ बना लिए, पैटर्न बना लिए, जो हमें हमारे ग्रैंडफादर ने दिए, हमारे एंसेस्टर्स ने दिए, वो हमारे अंदर तक जीन्स में भी आ चुके हैं कि ये ऐसा ही है। इवन तौर तरीका, बोलना चालना, सब हमारा क्या होता है, बिलीफ पर होता जाता है कि इस तरह से बोलना है, हमारे फैमिली का ये कल्चर है तो हमें ये मानना है, ये करना है। तो बहुत सारी चीजें उसमें से 90% अच्छी चीजें होती है, लेकिन 10% बिलीफ होते हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस या बेकार होते हैं, जो कि हमारे अंदर पड़े होते हैं। उनको निकालना है और अपनी लाइफ में चेंज लाना है। We give a power to others and use that excuse as a resistance to changing we have ideas like, है ना। अब वो हम दूसरों पर भी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं कि इनके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे कि ये बोल दिया कि भगवान नहीं मानेंगे। भाई भगवान ये ऐसी चीजें नहीं मानते हैं, जो भी आप कह रही हैं या आप चाहते हो मेरी लाइफ में चेंज करना, वो भगवान कहाँ मानते हैं, ऐसा नहीं होता, ये भगवान ने ही तो दिया हुआ है, भगवान ही करवा रहे हैं ये सब, है ना। और
मैं अभी वेट करूंगा, क्योंकि मैंने कहीं अपनी जन्म पत्री पढ़वा ली है, जन्म पत्री मैं मानता हूँ, तो वो जब सही होगी तभी मैं सही होऊंगा, है ना। और ये मेरा सही अभी इन्वायरमेंट नहीं है, सही टाइम नहीं है। और दे वोंट लेट, या फिर मान लीजिए कोई वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो कह रहा, वाइफ कह रही है कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे अगर मैं ये चेंज लेकर आती हूँ अपने घर में या अपने में, या हस्बैंड कह रहा है मेरी वाइफ नहीं मानेगी, मेरे इन लॉज नहीं मानेंगे, मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, मतलब आपके पास हजार तरह के एक्सक्यूज है, मेरा बॉस नहीं मानेगा। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी एक्सक्यूज आप ले लेते हैं। आई डोंट हैव, और या फिर मेरे पास कोई सही किताब नहीं है, मेरे पास, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे अच्छी क्लास नहीं मिली, तो इसलिए मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ। तो हम इतने सारे, या फिर मेरा डॉक्टर नहीं मान रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चेंज कर सकता हूँ, आई डोंट वांट टू अंडर द स्पेल, और मैं किसी के, भाई जैसे मैं हीलर वीलर के से मिलना नहीं चाहता हूँ, क्या पता वो मेरे पास कोई जादू टोना कर दें। तो ये सब चीजें हमारे क्या है, बिलीफ्स हैं जो कि हम, और ये बिलीफ है या दूसरों पर टालना है, या ये उन्हीं का गलती है, मेरी गलती नहीं है, वो उनको पहले चेंज होना है, और एज सुन एज आई गेट आई डू इट। यू यू दे डोंट अंडरस्टैंड, वो कहाँ समझेंगे, है ना मेरी बात। और मैं जैसे ही जाऊंगा मैं खुद ही कर लूंगा, है ना। और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मानता जाता हूँ किसी की बातें, मैं करता जाता हूँ जैसे ही मैं कर रहा हूँ, भले ही मैं दुखी हूँ, मैं बिल्कुल दब जाऊंगा, पिस जाऊंगा, पर दूसरों को हर्ट नहीं करूंगा, है ना। तो ये भी बिलीफ होता है। और मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, भाई मैं कैसे चेंज हूँ, ये मेरे रिलीजन ने बोला है कि मैं चेंज नहीं हो सकता, ये मेरी फिलॉसफी है जो मैं शुरू से पढ़ता आया हूँ। तो आपने देखा कितनी सारी चीजों पे आपने डाल दिया, अपने रिलीजन पे भी डाल दिया, अपनी अपब्रिंगिंग पे भी डाल दिया, आपकी जो फिलॉसफी रही है उस पे भी डाल दिया। तो मतलब कितने सारे आपके अंदर दूसरों पर डालने वाली चीजें होती हैं, जो आप दूसरों के, कहते हैं ना, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है कि अपने अंदर क्या लिमिटेशंस देखते हैं आप, कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, अब बूढ़ापा हो गया है, कहाँ से कर पाऊंगा, कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आ सकता, मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ, कहाँ मैं कार चला सकता हूँ, मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूँ। तो ये सिर्फ बुढ़ापा भी ना हमारे दिमाग में है, कोई बुढ़ापा नहीं आता। सिर्फ अगर हम दिमाग से बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर भी बूढ़ा होता जाता है, अगर हम दिमाग से बूढ़े नहीं होंगे तो हमारा जो फेस है, शरीर है, वो भी बुढ़ापे जैसा नहीं दिखता है। या हम सोचते हैं कि हम बहुत यंग है तो हम नहीं कर सकते, बहुत से बच्चे कहते हैं अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, कैसे करूंगा ये काम। तो ये है। फिर उसके बाद हम, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं हर काम को धीरे धीरे करता हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बिल्कुल समझदार नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं हमेशा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ। और या फिर मे बी जस्ट ऑल नॉट टू मच, या फिर कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये मतलब हमारे अंदर क्या है, ये हमारे बिलीफ्स हैं जो हमें लिमिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हैं आगे चीजों में बढ़ने के लिए। अब डिलेइंग टैक्टिक, अब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाद के लिए सोचते हैं, ये मोस्टली लोगों में होती है, मेरे अंदर भी है, कि हम बाद के लिए सोच लेते हैं, कि हम हर चीज को डिले करते हैं, अच्छा आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे, है ना, अरे आज कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा और बाद में कर लेते हैं। अब आप सोचिए, उसी समय आपको कोई आइडिया आया और आपने सोचा, एक नायाब आइडिया था, कुछ करने का आइडिया था, और आपने सोचा मैं कल करूंगी या परसों कर लूंगी, या मेरे पास टाइम होगा, सही टाइम पर मैं एक मुहूर्त निकालूंगी और फिर मैं करूंगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आइडियो की भरमार है। तो सेम आइडिया उसी समय किसी और के दिमाग में आया और उसने उसी समय कर लिया, तो आपका आइडिया तो पुराना हो गया ना। तो आप सोचिए कि आपके पास जब कोई नई चीज आई है, जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, आप तुरंत एक्ट करिए, तुरंत निकलिए। तो ये भी आप लोग, यही हम सब लोग यही करते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, ये सही टाइम नहीं है, मेरे पास सही टेक्नोलॉजी की मुझे समझ नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा, मेरी वाइफ नहीं मानेगी, या बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत पास जाना पड़ेगा, या मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास जब रूम होगा तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी, मेरे पास बहुत अच्छी जगह होगी, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होंगे। ये सब आपकी सोच है। अगर आप देखेंगे कि आप यूट्यूबर्स भी देखेंगे तो उनके पास कोई जगह नहीं है, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बस उन्होंने कुछ डाला, उनका आइडिया क्लिक हुआ और वो उतने आगे पहुंच गए। तो ये सब हमारी लिमिटिंग सोच है, जो कि हम अपने को डिले करते हैं या अपनी लिमिट लेकर आते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को
डिले करते रहते हैं, और अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी हर चीज डिले में आती है, बहुत लेट आती है, क्योंकि हमने सब चीज डिले करी होती है। क्योंकि हर के पास वो ही आ रहे हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे दिन 20 घंटे मेहनत करते रहें। आपको स्मार्टली वर्क करना है, और उसमें अपने अंदर रेजिस्टेंस को कम करना है, चीजों को लेकर जो आपका फिनिकीनेस है उन सब चीजों को कम करना है कि ये गुड आइडिया तो है, पर मैं बाद में देखूंगा, बाद में करूंगा, मैं कल कर सकता हूँ, एज सून एज आई गेट थ्रू विद, या फिर मैं जैसे उसको समझ जाऊंगा तब करूंगा, मैं बाद में जब कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ बाद में आऊंगा तब करूंगा, और ये अभी टाइम सही नहीं है, अभी बहुत लेट हो चुका है या बहुत जल्दी है। तो ये सब चीजें क्या है, ये हम एक किस फेज में हैं, जिसमें हम अभी या तो बहुत लेजी हैं, या हमें हर चीज को लेकर बहुत परफेक्शन की हैबिट है, तब हम ऐसा करते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए, बस चल पड़िए काम करने के लिए। डिनायल, दिस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस शोज अप, या फिर हम बिल्कुल ही मना करते हैं। ये तरह तरह के आपकी चीजें दिखा रहे हैं कि आप क्या क्या करते हैं जिसके कारण आपकी जो लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, आपकी लाइफ में एक सेम सिमिलर पैटर्न आता रहता है, आप चेंज नहीं हो पाते। तो जब तक आप इन चीजों से हटेंगे नहीं, अपनी लाइफ में कुछ अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, आपके इर्द गिर्द भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो आपकी इर्द गिर्द भी कोई चेंज नहीं आएगा। आपको फर्स्ट अपने अंदर चेंज आना है। जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज लाएंगे ना, आपकी जो सराउंडिंग है पूरी चेंज होने लगेगी। तो उसमें क्या है, हम किस चीज के डिनाइल में रहते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सामने वाले में होगी होगी, मेरे अंदर कुछ नहीं है ना। मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। और इट वॉज आई वॉज ऑल राइट, मैं हमें आई वॉज ऑल राइट लास्ट टाइम, और मैं बिल्कुल ठीक था, है ना, मैं बिल्कुल सही हूँ, लास्ट टाइम भी मैं बिल्कुल सही था। और व्हाट गुड वुड इट डू, और अगर मैं चेंज आएगा भी तो क्या अच्छा हो जाएगा, एक दिन अच्छा हो जाएगा, हमारी लाइफ तो ऐसी चलेगी, फिर दोबारा से जो सामने वाला पर्सन है वो फिर दोबारा वैसे ही एक्ट करेगा, तो मुझे नहीं चेंज होना एक दिन के लिए, क्या एक दिन के लिए चेंज हो। तो ये सब मेरे अंदर के विचार आते हैं, ऐसे लोगों के अंदर विचार आते हैं कि क्या फायदा है चेंज करने का, अपने आप को चेंज करो, फिर इतना मेहनत करो, फिर भी वो सामने वाला तो चेंज होगा नहीं, मतलब आप पहले से ही अज्यूम करके बैठ गए कि कुछ चेंज नहीं होना है। इफ आई इग्नोर इट, मे बी द, या फिर मेरे को चलो छोड़ दो, इस प्रॉब्लम को हो रही है मेरी लाइफ में, ये चैलेंज आया है, छोड़ दो, दिमाग ही हटा दो, अपने आप हो जाएगा खत्म। तो ये क्या है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, डिनाइल में हो कि मुझे नहीं करना है कुछ भी चीज ना करने के लिए, या फिर आप डरे हुए हो किसी भी चीज को लेकर, इसलिए आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हो। डरने का क्या क्या है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं क्यों करूँ, मेरे को कोई रिजेक्शन मिल जाएगा, मेरे पड़ोसी क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या समझेगी, वो चार लोग क्या समझेंगे अगर मैं चेंज ले आया, अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो सोचो वो चार लोग पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे। अ, मेरा हस्बैंड, आई एम अफ्रेड टू, मैं अपने हस्बैंड या वाइफ को बताने के लिए डर रही हूँ या डर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे दर्द हो या किसी और को मैं दुखी करूं, है ना, आई मे हैव टू चेंज, अब शायद कैसे चेंज हूं मैं, या फिर वो बहुत पैसा लगेगा चेंज होने में, आई वुड, मुझे पहले ही मर जाना चाहिए, डिवोर्स लेने से पहले ही मर जाना चाहिए। कई बार डिवोर्स का भी ये हम लोग सोच लेते हैं कि ये क्यों करूं मैं ऐसा, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो, और मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चले, मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में बात करें, और मेरे अंदर कोई मतलब एनर्जी नहीं बची है, अब मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। और यू नो वेयर आई माइट एंड, और तुम्हें पता है कि मैं मेरे अपनी लाइफ के संग अब कुछ नहीं कर सकता, मैं शायद हो सकता है सुसाइड ही कर लूं, मतलब तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है आगे। या फिर मैं अपना, अगर मैं इस तरह का चेंज लेकर आऊंगा तो जो मेरे को थोड़ी बहुत फ्रीडम भी मिली है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब इतना अंदर से आप डर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इसलिए ये मोस्टली लोगों की परेशानी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोग देखोगे तो ये इस तरह के डिनायल फेज में ही मिलते हैं लोग बाग, जहां वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते, लौट फिर के वो उसी पैटर्न पे आ जाते हैं, लौट फिर के उसी बात पे आ जाते हैं। फिर वो अपने अपने अपनी लाइफ में देखते हैं कि फिर वही परिस्थिति आई है, फिर वो थोड़ा सा चेंज होते हैं, फिर वो, क्योंकि वो पूरे तरह से चेंज होना ही नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं कि ये बहुत कठिन है, मैं चेंज होऊंगा तो कैसे कठिन, इतना इतना मैं सब कुछ करूं, हीलिंग करूं, मैं नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, और मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ अलग डिसीजन लेता हूँ तो हो सकता है मुझे ही फिर बार बार हर्ट मिले,
मैं अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कुछ बोलूं तो हो सकता है पलट के वो मुझे मतलब पहले से ही अज्यूम करके ले लेते हैं कि ऐसा होगा, है ना, ये सही तरीका नहीं है। मैं अपने, अगर फ्रेंड्स ने मेरे को कोई परेशान कर रखा है तो अगर फ्रेंड्स से मैं कुछ बोल दूंगा तो वो मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, या सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, या मेरी जो इमेज है उसको बहुत धक्का पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज मैंने देखा है कि वो गुड बनी रहती हैं घर में, है ना, और करती जाती हैं, सेक्रीफाइस करी जा रही हैं, लाइफ में सेक्रीफाइस करी जा रही हैं कि शायद कोई सामने वाला ठीक होगा, पर ऐसा नहीं होता ना। आप क्यों सेक्रीफाइस करो? अपना सेल्फ लव, सेल्फ इमेज को बनाइए, सेल्फ लव करिए। अपना जो ग्लास है जब तक आप फुल नहीं करेंगी तो अब आप दूसरों को क्या देगी? आपके अंदर ही कमी है तो वो कैसे पूरी होगी? वो आपको खुद अपने प्यार करना है। अगर आप किसी को एक्स्ट्रा कुछ भी देते हो तो वो आदमी क्या होता है, उसको वो फॉर ग्रांटेड ही लेता है। तो इसलिए हमेशा आदत डालिए कि आप अपना अपना ग्लास फुल करिए, दूसरे का ना करिए। या फिर ये सोच लेता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। ऐसे वो बोल रही कि इतनी सारी आपको मैंने लिस्ट बता दी जिसमें इतनी सारी रेजिस्टेंस आपके अंदर है ना। A client came to me because she was in lot of pain. She had broken her back, her neck, and her knee, and in three separate auto accident, and she was late, got lost, and then was stuck in traffic. It was easy for her to tell me all the problems, but the minute I said, "Let me talk for a moment," all sort of turmoil began. Her contact lens begins to bother him. अब वो बोल रही है कि एक क्लाइंट आई जो कि बहुत पेन में थी, उसके काफी सारे बोन्स टूट चुके थे, और वो ऑटो में उसको एक्सीडेंट मिला। तो उसने पूछा कि आपके साथ क्या है, क्या परेशानी है आपके साथ? तो लुइस ने पूछा। तो उनके पास वही सब इधर से उधर वो करने लगी कि उसके लेंस परेशान करने लगे, और वो कभी इस चेयर पे बैठी, कभी वो बोलती मुझे बाथरूम जाना है, और वो अटेंशन नहीं दे रही थी सेशन पर। तो वो उसको समझ में आ गया कि ये सब रेजिस्टेंस है। इट वॉज, वो अभी हीलिंग के लिए तैयार नहीं है। आई डिस्कवर्ड हर सिस्टर ऑल्सो हैड ब्रोकन हर ब्लैक बैक ट्वाइस, एंड सो हैड हर मदर। और फिर उनको पता चलता है कि लुइस को, की जो क्लाइंट है, उसकी सिस्टर को भी ऐसा हुआ था, और उसकी मदर के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बोन्स टूट चुके थे। तो उनके घर में ये पैटर्न है, ये मैं बोल रही थी कि आता है ये हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में भी एक पैटर्न चल रहा होता है। अनदर क्लाइंट वॉज एन एक्टर। अब वो बोल रही है कि दूसरा क्लाइंट एक एक्टर था जो कि मिमिक्री करता था, स्ट्रीट स्ट्रीट में परफॉर्म करता था। ही ब्रैग्ड अबाउट हाउ क्लेवर ही वॉज इन चीटिंग अदर। और वो हमेशा बड़ा बोस्ट करता था कि मैं दूसरों लोगों को चीट कर सकता हूँ, और स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में। ही न्यू हाउ टू गेट अवे विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, एंड येट ही गॉट अवे विद नथिंग। ही वॉज ऑलवेज ब्रोक एट लास्ट अ month, at least a month behind in a rent, often without a telephone. His clothes were tacky. Work was very sporadic. He had lots of pain in his body, and his love was zilch. अब वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा ये बोस्ट करता है मैं कितनी चीटिंग करता हूँ, लेकिन उसी की लाइफ में उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास रेंट देने के लिए सामान नहीं था, उसके पास फोन नहीं था, और वो हमेशा परेशानी में ही रहता था। उसकी बॉडी में भी एक था। His theory was that he couldn't stop cheating until some good came into his life. Of course, with what he was giving out, no could come into his life. He had to stop cheating first. और वो बहुत बोस्ट करता था कि चीटिंग से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप कहते हैं ना गलत कामों से गलत नतीजा ही होता है। तो जब वो गलत करता था तो उसको गलती हुई। जब उसने चीटिंग को, उसे रोकना है, लोगों को परेशान, मतलब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, चीट नहीं करना है, तो तभी आपकी लाइफ में सही हो सकता है। अब आप इस तरह कहेंगे कि बहुत से लोग तो आपकी लाइफ में चीट कर रहे हैं फिर भी वो खुश हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पास्ट कर्मा है, वो पास्ट कर्मा में अच्छा करके आए थे, इसलिए उस लाइफ में वो उसका कहते हैं ना उस कर्म का फल भोग रहे हैं। लेकिन अगर वो इस लाइफ में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी पे बैक करना पड़ेगा। ये सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। हर हिज रेजिस्टेंस was that he was not ready to go of the old ways। अब वो क्या था कि उसको वो चीटिंग की इतनी हैबिट पड़ चुकी थी कि वो रेजिस्ट कर रहा था कि वो ऐसा चेंज नहीं कर सकता। जिस दिन अब वो चेंज लाएगा उसकी लाइफ में चेंज होने लगेगा। लीव योर फ्रेंड्स अलोन। Too often, instead of working on our own change, we decide with our friends needs to change, and this too is resistance। अब वो क्या, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं अपने ऊपर तो वर्क करूँ नहीं, मेरी फ्रेंड को ज्यादा जरूरत है, उसको चेंज लाने की जरूरत है। और ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है कि अपने को चेंज ना करके दूसरे के लिए लाइफ में चाह रहे हैं कि चेंज आए। इन द अर्ली डेज ऑफ माई वर्क आई हैड अ क्लाइंट हु would send me to her all her friends in the hospital instead of sending them flowers. She would have me to go to fix up their problems. I would arrive with my tape recorder in hand, usually finding someone in bed
who didn't know why I was there or understand what I was doing. There was before I learned never to work with anyone other than unless he or she is requested. अब वो बोलते हैं कई लोग उनके पास ऐसे भी अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप मेरी फ्रेंड को जरूरत है, वो हॉस्पिटल में, आप जाके उनसे मिल के आइए, उनको हीलिंग की जरूरत है। और मैं वहां चली जाती थी तो वो जो लोग थे वो मुझे ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं क्यों आ गई हूँ। तो मतलब फिर मैंने ऐसे लोगों को के पास जाना छोड़ दिया जो कोई किसी के फ्रेंड कह रहे हैं या किसी के रिलेटिव कह रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई मुझे खुद नहीं बुलाएगा चेंज के लिए मैं नहीं चाहूंगी। तो ऐसा ही है कि जब आप खुद तैयार होगे तभी आपको किसी हीलर को बुलाएं। क्यों उसका टाइम वेस्ट करते हैं किसी और के पास, या इसकी प्रॉब्लम शेयर करके उसकी प्रॉब्लम शेयर करके अपनी चीजों को शेयर करिए। समटाइम्स क्लाइंट कम टू मी बिकॉज अ फ्रेंड हैज, और फिर वो यही बोल रही है कि आप ऐसी चीजें ना करिए कि आपको, कि मैं कभी कभी हम ये भी सोचते हैं मेरी फ्रेंड चलेगी तो मैं वो काम करके आऊंगी, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना है मुझे, अगर मेरी फ्रेंड जाएगी तो मैं संग में चल सकती हूँ, कोई जिम जाना है तो कोई भी अच्छे काम के लिए कोई मेरा संग साथ देगा तो मैं जाऊंगी। हम इस दुनिया में अकेले आए, अकेले जाएंगे। प्लीज अपना काम अपने आप करिए, किसी के डिपेंडेंसी में रही रहिए। आप हीलिंग के लिए भी ये चाहते हैं कोई मेरे संग चलेगा तो मैं जाऊंगी, मेरे संग नहीं चल रहा है तो मैं कैसे चली जाऊं, तो ये सब चीजें बिल्कुल ही अपने आप को रोकना है। रेजिस्टेंस है ये भी ना कहीं आप में, तभी आप नहीं बढ़ रहे हो अपनी अपनी को चेंज लाने में। When something well work well for us, we often want to share it with others, but they may not be ready to make a change at that point in life, in time and space. It's hard enough to make change when we want to, but try to make something else. अब वो बोल रहे हैं कि हम जब खुद अपने में चेंज देखते हैं या हम कुछ हीलिंग में होते हैं, हम अपने तुरंत फैमिली में, सुनो मैंने ये पढ़ा है, आप भी प्लीज इसको फॉलो करो, बच्चों से दोनों, ये बच्चों प्लीज तुम भी ये करो। आप किसी को चेंज करने नहीं आए, अगर उनको चेंज की जरूरत है वो खुद चेंज होंगे। आप ये बुक रीड करके जा रहे हैं, ये आपको समझ में आई है, आप किसी को समझाने की कोशिश ना करें। अगर उनको समझना होगा वो अपने अंदर खुद चेंज लाएंगे, उनके पास अपने आप ही गुरु आएगा, उनके पास अपने आप मेंटर आएगा, या उनके पास अपने आप बुक आएगी। आप उनके पास बुक ले जाके रख सकते हैं, तो उनको पढ़नी होगी वो अपने आप पढ़ेंगे, लेकिन आप कुछ प्रीचिंग ना करें। जिसको चेंज आना है उसकी लाइफ में वो अपने आप लेकर आएगा। तो हम किसी की लाइफ में अपने आप, मतलब हम किसी की लाइफ में नहीं कह सकते कि मैंने ये बुक पढ़ ली है या मेरे अंदर चेंज आया अब आप भी लेकर आइए। वो आपका ऑरा बताएगा, वो आपकी थिंकिंग बताएगी कि उनको चेंज लाना है। आप जो काम करते हैं वो रेडिएट होता है। अगर आप घर में किसी तरह से खाना बनाते हैं, किसी तरह से ऑफिस जाते हैं, किसी तरह से रहते हैं, आपके घर में सब चीज वो कॉपी होती है, वो कॉपी से होता है, आपके एक्टिविटीज से होता है, ना कि किसी को बताने से होता है। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब फॉलो कर रहे हैं, उनको बोलना छोड़िए। अब इन्होंने बताया कि मिरर वर्क जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी रहती है। ये हमने अपनी मिरर बुक में भी बताया है कि कैसे आप मिरर में देखकर, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज इतनी अच्छी एक्सरसाइज है अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हटाने के लिए। क्योंकि जब आप मिरर में देखकर, बहुत बार बोलते हैं, जब लुइस हे ने के लाइफ में उनके जब कैंसर आया तो उन्होंने 500 टाइम्स एफर्मेशंस बोली थी। क्योंकि एफर्मेशन हम बोलते हैं, वन टाइम बोल रहे हैं कि मैंने बोल दिया सर चलिए, जैसे मैंने बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, कहीं ना कहीं मेरे अंदर विचार आया कहाँ आता है पैसा मेरे पास, मैं बोल तो रही हूँ आई एम अ मनी मैग्नेट, और कहाँ आया, मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक ब्रांडेड पर्स ले सकूं या ब्रांडेड कपड़े ले सकूं। तो दिमाग में रेजिस्टेंस आया। जब आप कंटिन्यूस 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 कुछ चीज को बोलते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, तो आपकी लाइफ में वो रेजिस्टेंस हटता है, वो रेजिस्टेंस हटता है। आप उस एफर्मेशन के संग आपकी फीलिंग भी आने लगती है। जब आप सोचिए उन्होंने 500 टाइम्स बोली आई एम, मान लीजिए उनको कैंसर था और उन्होंने शायद ये एफर्मेशन बोली कि आई एम फिट एंड एनर्जेटिक, कहीं से तो उनके दिमाग की घंटी बजी होगी कि मैं कहाँ हूँ फिट एनर्जेटिक, मेरे अंदर तो कैंसर है। लेकिन आप कंटिन्यूस बोलते जाएंगे और विजुलाइज भी करेंगे संग में, जो आपको मैंने बहुत काफी अच्छा होजे सिल्वा की बुक में मैंने बताया कि कैसे विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, कैसे पर्टिकुलर चीजों को देख देख कर आप विजुअलाइज करें। और कैसे, जैसे जो डिस्पेंजा ने अपनी बुक में बताया कि कैसे उनको सारी उनकी हड्डियां टूट गई थी और उन्होंने विजुअलाइजेशन से ही अपनी हड्डियों को जोड़ लिया था, कि उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो खोल रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, 2-2 घंटे उन्होंने विजुअलाइज किया और उनकी लाइफ में वो होने लगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि असलियत क्या है, ये एक्चुअल में है या नहीं है। उसने आपके माइंड को पढ़ा, उसने देखा कि आप बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो, आप ये इमेजिन कर रहे हो कि, तो उसने सोचा मान लिया स्वस्थ है तो आपको स्वस्थ कर दिया उसने। तो जो आप फीलिंग के साथ वाइब्रेट करते हैं वो आपकी लाइफ में होने लगता है। इसलिए बार बार अपने आप को अच्छी चीजें बोलिए। जो आपके वर्ड्स भी हैं जो जब निकलते हैं मुंह से, आपने बोला मैं अच्छा नहीं हूं, तो वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में
घूमने लगे, वो घूमने लगे। तो इसलिए वर्ड्स को भी सोच के बोलिए। आप किसी के लिए गॉसिप कर रहे हैं तो वो भी सोच के करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट कर रही है। क्योंकि यूनिवर्स या भगवान या आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि ये गॉसिप आप किसी और के बारे में कर रहे हो। वो आपको ही समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आपने बोला वो अच्छा नहीं है इंसान, तो उसने सोच लिया कि आप अच्छे नहीं हो, तो वो आपको अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए गॉसिप से दूर रहिए, ये सब गलत नेगेटिव वर्ड से दूर रहिए। तो आपका सबसे अच्छा तरीका वो बता रही है, मिरर में देख के बोलिए और उसमें बोलिए आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बिल्कुल तैयार हूँ चेंज होने के लिए। मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मेरे अंदर कोई चीज मुझे रोक नहीं रही है ना। देयर इज नॉट अ टाइम टू स्कोल्ड। और आप अपने आप को ये मत मानिए कि अपनी शक्ल देखकर आप ये बोल रहे हो अरे पहले तो मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है, कहाँ से मेरे अंदर कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में। तो सबसे पहला तो यही है कि अपने जो फेस को, अपनी बॉडी को पहले तो एडमायर करना सीखिए कि मेरे अंदर बहुत अच्छी चीज है। मेरे अंदर तो मेरे बाल भी अच्छे हैं, मेरी आंखें भी अच्छी हैं, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा है, मेरे चीक्स भी अच्छे हैं, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। तो आप पहले एडमायर करना सीखिए। जब आप एडमायर करते हैं अपने आप को, तो अपनी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज यही आ गया कि आपने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना। क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं। एक्चुअल में हम दूसरों के तरीके से या दूसरों के कहने पर हम वो जानते हैं कि मैं ऐसा हूँ। मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला तुम ऐसी हो, तो मैं सोच लेती हूँ शायद मैं ऐसी हूँ। मेरे बच्चों ने बोला आप ऐसी हो, तो मैं ऐसी सोच लेती हूँ। मेरी मदर ने बोला ऐसी हो, फादर ने बोला। तो मैं दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सोचती हूँ। मैं अपने आप बैठ के सोचूं ना कि मैं क्या हूँ, एक्चुअल में मेरे अंदर क्या चीज है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या अच्छी चीज है, वो मैं सोचती नहीं हूँ। दूसरों के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ जी रही हूँ कि ऐसा बोल दिया है, किसी ने बोला आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो खुश हो गई, किसी ने बोला कि हाँ तुम आज खराब लग रही हो तो दुखी हो गई। तो ये मैं दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ का रिमोट है मैंने दूसरे को क्यों दे रखा है। मैं दूसरों के अकॉर्डिंग खुश होती हूँ, दूसरों के अकॉर्डिंग दुखी होती हूँ। तो ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लीजिए। आप खुश और दुख अपने अकॉर्डिंग होइए, दूसरों के अकॉर्डिंग मत होइए। तो इस तरह से ये एफर्मेशन बोलना है। वो एफर्मेशन डोंट, अब वो बोल रहे हैं कि एफर्मेशन जब वर्क करेगी जब आप उस फीलिंग के साथ आप उन एफर्मेशंस को बोलोगे। रिपीटेड पैटर्न शोज अस आर नीड्स फॉर एवरी हैबिट वी हैव, फॉर एवरी एक्सपीरियंस वी गो थ्रू ओवर एंड ओवर, एंड फॉर एवरी पैटर्न वी रिपीट देयर इज अ नीड विद इन अस फॉर इट। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में जो भी आपके हैबिट हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपका पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीटेडली हो रहा है, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में रिपीटेडली आ रहा है। कई लोगों की लाइफ में कभी क्या होता है ना, जैसे हम बोल देते हैं कि मेरे ये ना ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे ऊपर ये दशा आई हुई है, इसीलिए मेरी लाइफ में हर चीज खराब हो रही है, जहां भी मैं हाथ डाल रहा हूँ वो खराब हो रहा है। वो रिपीटेड पैटर्न क्यों आ रहा है पहले उसको देखिए। आप ग्रहों पर, भगवान पर, डेस्टिनी पर मत जाइए, पर वो रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपीटेडली आप वही चीजें सोच रहे हो, तो रिपीटेडली आपकी लाइफ में वही पैटर्न आ रहा है। तो ये क्या है कि हमें फिर से अपने अंदर चेंज लाना है। द नीड कॉरेस्पॉन्ड टू सम बिलीफ वी हैव, if there were not a need we wouldn't have it, do it or be it। तो वो अब हमारे टाइम है कि हमें अंदर अपने कोई चेंज लाना है, उस बिलीफ को चेंज करना है, उन चीजों को चेंज करना है कि ये पैटर्न हमारी लाइफ में चेंज हो जाए। देयर इज समथिंग विद इन अस that needs the fat, the poor relationship, the failure, the cigarettes, the anger, the poverty, the abuse, and whatever there is, that's a problem for us। और जो भी हमारी लाइफ में गलत चीज है, चाहे वो कोई हमारी कोई हमारा कोई अब्यूज है, हमारे अंदर कोई पॉवर्टी है, हमारे को कोई किसी ने अब्यूज किया है, कोई हमारे अंदर एंगर है, या हम किसी को अब्यूज करते हैं, कोई सिगरेट की हैबिट है, कोई फेलियर है, उसके अंदर हमें झांकना है किधर वो प्रॉब्लम है और उस पर काम करना है। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सेड आई वोंट एवर डू दैट अगेन, देन बिफोर द डे इज अप वी हैव द पीस ऑफ केक, स्मोक एंड सिगरेट, से हेटफुल थिंग्स। और कई बार ऐसा होता है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे कई लोग जो सोचते हैं वेट लॉस के लिए और एकदम कि हम मिठाई नहीं खाएंगे, अरे अब हमने प्रण लेते हैं, और जैसे ही कुछ हुआ और मिठाई का पीस उठा लिया। तो क्या है कि आप अपने लिए निश्चित नहीं। जब आप ये विजुलाइज करेंगे, जब आप सोचेंगे कि नहीं मेरे लिए गलत है, या आप सिगरेट इसलिए पीने लगते हो कि भाई मैं कुछ ट्रॉमा भूलना चाहता हूँ, मैं उसको पीकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, या सिगरेट है या केक है कुछ भी, मिठाई भी उसी कैटेगरी में आती है। कि आप ये मत सोचिए कि मिठाई कोई बहुत अच्छी चीज है, मीठा चीज भी उतना ही नुकसान कर रहा है जैसे कि आपको एक अल्कोहल कर रहा है। तो वही है कि हम इन चीजों को ये सोच लेते हैं कि ये हमारा कुछ दुख भुलाने में या क्रेविंग हो रही है इसलिए मैं खा ले रही हूँ। तो जब आप जो भी चीज आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रही है उस पर आप कुछ चेक रखेंगे, अपने को स्ट्रांग बनाएंगे, तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे
खत्म होने लगी। ओ यू हैव नो विल पावर, नो डिसिप्लिन, यू आर अ वीक, द ओनली एड टू द लोड गिल्ट वी हैव ऑलरेडी कैरी। और फिर आप अपने आप से कहते हो अरे मैं तो बहुत वीक इंसान हूँ, मेरे में इतनी भी विल पावर नहीं है कि मैं एक मिठाई का पीस को भी रेजिस्ट कर जाऊं। तो ऐसे ही सोचिए कि आपके अंदर पूरी विल पावर है, जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान, एक आम इंसान में होती है। कोई आपके अंदर ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई विल पावर की कमी दी है या कोई परेशानी दी है। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपको वही अपने अंदर वो जगाना है, वो एहसास जगाना है और अपनी लाइफ में वो लेकर आना है। It has nothing to do with willpower or discipline. Whatever we are trying to release in our life is just a symptom or an outer effect. Trying to eliminate the symptom without working on dissolving and the cause is useless. The moment we realize that a willpower or discipline, the symptom crops up again. और बार बार अगर आप ये विल पावर और डिसिप्लिन को ही वो देते रहोगे इल्जाम कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे तो आदत ही हो गई है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, या मुझे अल्कोहल की बहुत ज्यादा नीड होने लगी है, मेरे अंदर क्रेविंग हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ क्या किस पर इल्जाम डाल रहे हो? अब आप डाल रहे हो आप विल पावर और डिसिप्लिन पर। तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए, उसकी तह तक घुसिए, उसके दिमाग लगाइए कि मेरे अंदर अगर ये है तो मैं अब कैसे इसको इन चीजों को अपने लाइफ में आने से रोकूंगा। और विलिंगनेस जब होएगी, आप दूसरे पर जब इल्जाम नहीं लगाओगे, अपने विल पावर पर इल्जाम नहीं लगाओगे, तो अपने आप ही जब आपके पास विलिंगनेस होएगी तो आप हर चीज को काम कर सकते हो। आई से टू क्लाइंट्स देयर आर दे मस्ट बी नीड इन यू फॉर दिस कंडीशन और यू वुडेंट हैव इट, लेट गो back a step and work on the willingness to release the need. When the need is gone, you will have no desire for cigarette or overeating or negative pattern. जब आपके अंदर ये विलिंगनेस होएगी कि मैं ये हटाना चाह रहा हूँ, मैं अब ये सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं अपने अंदर की ये क्रेविंग छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं ओवर ईटिंग की हैबिट छोड़ना चाह रहा हूँ, ये मेरे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न है वो हटाना चाह रहा हूँ, तो अपने आप अपने अंदर से चेंज लाने लगेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट एफर्मेशन टू यूज इज आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर रेजिस्टेंस और द हेडेक और द कॉन्स्टिपेशन और द एक्सेस वेट और लैक ऑफ मनी और वॉट एवर। और मैं ये अपने अंदर से रेजिस्टेंस हटाता हूँ कि मैं अब कि ये जो नीड है, मतलब कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, ये रेजिस्टेंस हटाता हूँ। इफ यू आर रेजिस्टिंग एट दिस पॉइंट देयर, देन योर अफर्मेशन कैन नॉट वर्क। और अभी भी अगर आप में कहीं रेजिस्टेंस है तो ये अफर्मेशन नहीं वर्क करेगी, क्योंकि अंदर आपके फीलिंग नहीं आई है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मुझे क्रेविंग हो जाएगी, मैं दूसरे ही पल, जैसे आपने अभी ये अफर्मेशन बोली, दूसरे ही पीस आपने एक मिठाई का खा लिया, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी जब तक आपके अंदर वो फीलिंग और वो अंदर से चेंज होने का जज्बा नहीं आएगा। द वेब्स वी क्रिएट अराउंड आवरसेल्फ नीड टू बी अनवाउंड। जो हमारे हमने चारों तरफ अपने जाल बुन रखा है उसे हटाना है। इफ यू हैव ever untangled a ball of string, you know that yanking and pulling out make it worse। और वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऊन का गोला कभी किसी ने अगर उसे सुलझाया हो तो आपको पता होगा कि उसे खींचा नहीं जाता, धीरे धीरे निकाला, एक के अंदर से एक निकालते हैं और वो ऊन का गोला हम उसको सुलझा लेते हैं, या कोई जो धागे हैं वो उलझ गए होते हैं तो कैसे उन्हें खींच तान के नहीं खोला जाता है, उनको धीरे धीरे उनको खोली जाती है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के जो पैटर्न है उनको धीरे धीरे खोलना है और धीरे धीरे जेंटली उन पर काम करना है, क्योंकि उनमें नॉट नहीं लग जाए, उनमें कोई परेशानी नहीं आ जाए। और अपने साथ हमेशा पेशेंट रहिए, अपने साथ हमेशा जेंटल रहिए, ये नहीं कि अपने ऊपर गुस्सा हो रहे हो। और अपने अंदर हमेशा एक विलिंगनेस लाइए, कि अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लाइए कि हाँ मुझे चेंज की जरूरत है और मैं अपनी जो भी रेजिस्टेंस है उसे हटाता हूँ। और जो मेरे बिलीव्स हैं, है ना, जो मेरी पुरानी बिलीव्स हैं उनको भी मैं हटाऊंगा। तो यही मुझे करना है। व्हेन आई से नीडिंग द प्रॉब्लम, आई मीन दैट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ thought patterns, we need to have certain outer effect or experience. So every outer effect is the natural expression of inner thought and pattern। जो भी हमारी लाइफ में बाहर हमें दिख रहा है ना, वो हमारी अंदरूनी दुनिया में वैसा ही है। हमारी अंदरूनी दुनिया में अगर मेरे को डर है कहीं इस तरह का है कि नहीं इस तरह से हो जाएगा, तो बाहर भी वैसा ही हो रहा होता है। तो जो चीज बाहर है वो मेरे अंदर है, इसलिए हमारा किससे बैटल है? अपने आप से है, लोगों से नहीं है। मुझे अपने आप को सही करना है। मेरा बाहर का जो दुनिया का जो भी लोग हैं जिनके संग मेरा लड़ाई झगड़ा भी है, वो भी सब सही हो जाएंगे जब मैं अपने अंदर का बैटल जीत लूंगी। तब टू बैटल ओनली द आउटर इफेक्ट और सिम्टम इज वेस्टेड एनर्जी एंड ओनली इंक्रीज। अगर आप बाहर लोगों से लड़ोगे, अपने अंदर से नहीं लड़ोगे, जो कि आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना या कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करना, तो अपने अंदर को चेंज करिए, वो बाहर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे आगे बताए हैं ये हमें सारी तरीके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये।
और आई एम अनवर्दी क्रिएट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। और जब आप ये मान लोगे कि मेरे अंदर कोई चीज ही कमी है, मेरे अंदर हर चीज की कमी है, तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपको डिले करवाएगी। जब आप ये सोचोगे कि मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं मान लीजिए कोई आप योगा सिखाते हैं, तो आप सोचोगे मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं योगा कैसे सिखा सकती हूँ, पहले तो मुझे अपने मोटापे पे ही वर्क करना पड़ेगा। क्या मोटे लोग योगा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जब तक ये अपने आप को ये फीलिंग नहीं लेकर आएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे अपने आप को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक आप उस चीज को डिले कर जाएंगे। कोई भी काम को आप डिले करेंगे, या फिर आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है, तो मैं ये कंपटीशन कैसे क्लियर कर सकता हूँ, ये तो कर ही नहीं सकता। मेरे को तो बचपन से ही मेरे इतने कम मार्क्स आए थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कहाँ से। अब आपने मूवी भी देखी आपने, जिसमें एक जो पर्सन था वो 12th में फेल हो गया और उसने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस पास कर लिया। तो ये सिर्फ हमारा, अगर उस बच्चे में भी ये बिलीफ होता कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे इतने कम मार्क्स आए थे स्कूल में, तो मैं नहीं कर पाता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सिर्फ हमारे बिलीफ है कि मैं, या फिर हमें वो रेजिस्टेंस लेकर आते हैं कि आप उस चीज को टाल देते हो। तो यही है कि आपके अंदर पहले तो अंदर ये सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो आप कंटिन्यूअसली मिरर वर्क करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को ये काबिल मानिए कि आप हर कुछ काम कर सकते हैं। Resentment of another's good. I have a client who loved attention and usually come to class late so that he could create a star. He had been a baby. He had been the baby of 18 children and he came last on the list of getting. As a child, he watched everyone else have. While he was longed for his own, even now, when someone has good fortune, he would not rejoice with them. Instead of good, oh, I wish that had that, oh I why don't I ever get that। अब वो बोल रहे हैं कि उनके काम, इनके यहाँ एक क्लाइंट था, वो हमेशा लेट आता था, जिससे कि सब लोग उसको देखें कि वो लेट आया है, क्योंकि उसको हमेशा कभी भी अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि वो 18 बच्चों की फैमिली में पैदा हुआ था, वो सबसे लास्ट था, तो हमेशा उसको हर चीज बाद में मिली। तो उसको हमेशा था कि मेरे को क्यों नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा, मेरे साथ शायद ऐसा हो जाता। तो उसकी लाइफ में क्या था, हिज रेजिस्टमेंट रिजेंटमेंट ऑफ देयर गुड वॉज अ बैरियर ऑफ हिज ओन ग्रोथ। और वो क्या था ना, अपने अपने को वो समझ ही नहीं रहा था, दूसरों का अटेंशन और अफेक्शन चाहने के चक्कर में वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। तो यही है कि हम दूसरों के अटेंशन अफेक्शन की जरूरत ना है, नहीं है हमें, हमें अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। कई बार हम दूसरों के कहते ना, हमने कोई काम किया, हमने फोन करके पूछा मेरा कैसा था आज, मैंने कैसे किया, है ना, या फिर मैं कहीं बहुत अच्छा कहीं परफॉर्म करके आई हूँ, या मैंने या कोई पर्सन है जो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, तो उसे कंटिन्यूस ये लगता है कि मुझे कोई बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अगर आप ये दूसरों के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको अप्रिशिएट करें तभी आपको अच्छा लगेगा, तो ये गलत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बैरियर बना रहा है आगे बढ़ने में। तो आप अपने अपने को देखिए कि मैं कल से बेटर हूँ आज पर्सन। आप अपने को अपने आप असेस करिए कि कल से मैंने क्या बेटर किया अपनी लाइफ में। अगर आपने कल से बेटर किया है तो नेचुरल है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको और लोगों की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। नो डाउट थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन चाहिए होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस वही अप्रिसिएशन के कारण ही आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसा कोई नहीं है। या कंटिन्यूस आप अपना दुख व्यक्त करते हो और सोचते हो कि लोग आपसे सिंपैथी करें, एम्पैथी करें, वो भी नहीं होता है, क्योंकि किसी को किसी के दुख में कोई मतलब नहीं होता। सबको अपना दुख, अपनी खुशी खुद लेनी होती है, खुद इंजॉय करनी होती है। सेल्फ वर्थ ओपन्स मेनी डोर्स। अ क्लाइंट a client who has 79 who was 79 came to me. She taught singing and several of her students and were making television commercials. She wanted to do this to what was but was afraid. I supported her totally and explained there is nobody like you. Just be yourself. I said do it for the fun of it. There are people out there looking for exactly what you have to offer. Let them know you exist। और वो बोलती है एक 79 ईयर की लेडी थी जो कि सिंगिंग सिखाना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस था जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसे वो बहुत अप्रिशिएट करती है और फिर वो आगे बढ़ती है। शी कॉल्ड सेवरल एजेंट एंड कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेड आई एम द सीनियर सिटीजन एंड आई वांट टू डू कमर्शियल। इन शॉर्ट टाइम शी हैड अ commercial and since then she never stopped working. I often see her on TV and magazine. New careers can start at any age, especially when you do it फॉर द फन ऑफ इट। अब वो बोल रही है कि 79 ईयर्स पर भी अगर कोई काम कर सकता है, टीवी कमर्शियल्स बना सकता है, टीवी के एड्स बना सकता है, तो एज कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सोच लेंगे कि मैं 50 की, 60 की या 70 की या 80 की हो चुकी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। आपने अभी देखा होगा कि एक काफी ओल्ड लेडी है, उन्होंने बर्फी, सोन पपड़ी वाला वो बेसन की बर्फी का
बिजनेस शुरू किया और बहुत बड़ा एक्सपैंड किया, तो वो यही है कि जब आप अपने वो बैरियर्स अपने दिमाग में से हटा देंगे कि मैं ओल्ड हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, नाटी हूँ, पतली हूँ, तो वो आप अपने आप ही ग्रो करने लगेंगे। तो यही है कि उन्होंने भी उस लेडी को कहा कि नहीं आप कर सकती हैं, तो उन्होंने वो कर दिखाया। सेल्फ क्रिटिसाइजिंग इज टू totally missing the mark. If it will only intensify the procrastination. अब जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप की कमियां निकालते हैं, तो वो क्या करती है, वही हमें हमेशा वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करवाती है, चीजों को डिले करवाती है हमारी लाइफ में। हम उस चीज को टाल देते हैं कि हम आगे करेंगे जब हमारा रूम अच्छा होगा, जब हमारा काम अच्छा होगा, जब मैं अच्छी दिखूंगी, जब मैं अच्छी लगूंगी, तब मैं ऐसा करूंगी, जब मेरे लाइफ में ऐसा आएगा। तो वो लाइफ पे कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता। वो पानी तो बह रहा है, वो तो बह रहा है, बहते से बहते की चाल में चलिए, जो चीज बह रही है, गो विद द फ्लो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे लिए कोई रुकेगा ना, तो कोई रुकने वाला है, आपको बस बहते जाना है। तो आपको क्या बोलना है कि आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये सोचना बहुत गलत है। तो वो आपको वो रेजिस्टेंस हटाना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं हर चीज के लिए काबिल हूँ, जो भी लाइफ में है वो बेस्ट है मेरे लिए, और मुझे सारे लोग हमेशा प्यार करते हैं। नाउ लविंगली अलाउ माई सेल्फ टू, और मैं अपने आप को हर तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप ये मान लोगे, तो वो आपकी जो चीजें प्रोक्रेस्टिनेट, जो आप हर चीज को बाद में करने की सोचते हो, वो नहीं होंगी और आप करने लगोगे। एज आई स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग, जब मैंने ये चीजें की अपनी, बार बार ये बोली एफर्मेशन, तो मेरे अंदर वो ऑटोमेटिकली जो डिले करने की चीज थी वो कम हो गई। आई एज आई इंटरनली क्रिएट अ पैटर्न ऑफ, और मेरे अंदर वो पैटर्न आ गया कि मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, मैं बहुत ही हर चीज के लिए अच्छी हूँ। तो जब ये अंदर आ जाएगा, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ के काम करना शुरू करोगे। डू यू सी how this could apply to some of the negative patterns of outer effect in your life? Let's stop wasting time and energy putting ourselves down for something we can't help doing it. If we have certain inner belief, change the belief. और वो बोल रहे हैं कि जब आप ये जब मान लोगे कि मैं हर चीज के लिए सक्षम हूँ, हर चीज के लिए अच्छी हूँ, हर चीज के लिए बेहतर हूँ, तो आपके अंदर वो चेंज आने लगेगा, और वो चेंज आउटर आपके वर्ल्ड में भी दिखाई देगा। तो चेंज, अपने बिलीफ को चेंज करिए, जो चेंज बिलीफ में चेंज लाने की जरूरत है। नो मैटर हाउ यू अप्रोच इट और व्हाट सब्जेक्ट मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ओनली डीलिंग विद थॉट्स एंड थॉट्स कैन बी चेंज। अब आप देखिए कि आपने क्या चेंज किया, सिर्फ अपने विचार चेंज करिए। विचार के चेंज करने से पूरी आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी जिंदगी चेंज हो गई, आपके इर्द गिर्द सब कुछ चेंज होने लगा। तो हमें क्या चेंज करना है, अपने विचार चेंज करने हैं, अपने अंदर से वो नेगेटिव पैटर्न हटाना है, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, और अपने अंदर से ये सोचना है कि मैं जो भी मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न है, मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस है, उसको मैं हटाऊंगी और अब चेंज के लिए तैयार हूँ। यू कैन से इट टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर टाइम, यू थिंक योर ओन your illness or problem. The minute you say it, you are stepping out of the victim class. You are no longer helpless. You are acknowledging your power. You are saying, I'm beginning to understand that I created it. I now take my own power back. I am going to release this old idea and let it go. और वो बोल रहे हैं कि जब आपके अंदर कोई भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, चाहे हेल्थ का, चाहे रिलेशनशिप का, चाहे मनी का, चाहे करियर का, जो भी आपके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी चैलेंज है, तो आप अपने अंदर से वो उस सोच को सोचिए कि कहाँ मेरे अंदर वो चेंज की जरूरत है, जिससे ये पैटर्न जो मेरी लाइफ में आया है वो चेंज करोगे। जब आप अपनी पावर अपने हाथ में लोगे, अपने मेंटल थॉट की पावर अपने आप में लोगे, जब आप ये मानोगे कि मैं चेंज के लिए तैयार हूँ और मैं वो चेंज लाऊंगी, वहीं से आपको चेंज दिखने लगेगा। अब हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी बहुत आदत होती है, हम बार बार अपने को क्रिटिसाइज करते हैं। I have a client who will eat a pound of butter and everything else she can get a hold of when she could cannot bear to be with her own negative thoughts. The next day she will be angry on her body for being heavy. And when she was a little girl, she would walk around the family dinner table finishing off everyone's leftover and eating a whole stick of butter. The family would laugh and think it was cute. It was almost the only approval she got from a family. अब वो बोल रही है कि एक लेडी, वो तो हेल्दी लेडी थी, काफी फैट थी, तो उसने बचपन से क्या किया था कि लोग बार जो छोड़ते थे प्लेट में सब खा जाती थी, बटर खा जाती थी, तो लोग बार बहुत हंसते थे, तो उसे लगता था कि लोग मुझे कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे अप्रूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे खा खा के वो मोटी हो गई। व्हेन यू स्कोल्ड योरसेल्फ, व्हेन यू बिट्रे योरसेल्फ, berate yourself, when you beat yourself, you do think you are treating this way.
वो हु डू यू थिंक यू आर ट्रीटिंग दिस वे। अब वो बोल रहे हैं कई लोग अपने को ही अ, गुस्सा होते हैं, अपने को ही नीचा समझते हैं कि मैं, वो पर्सन मेरे से ऊपर है, मैं नीचे हूँ, या अपने आप को ही हर चीज में पीछे करते हैं, अपने आप पर गुस्सा होते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, किसको कर रहे हैं, किस किस इंसान को आप ऐसा कर रहे हैं? ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोग्रामिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव असेप्टेड बाय अस बाय द टाइम वी आवर 3 ईयर ओल्ड। और ये जो बोल रहे हैं कि जब हम 3 साल के बच्चे होते हैं, 0 to 6 या 0 to 3, 0 to 5 में हमारे ये सब नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर बन गए होते हैं। मतलब इतने अर्ली स्टेज में हमारा जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो अभी है वो हमारा 0 to 5 ईयर्स, 0 to 3 ईयर्स में बन चुका होता है, जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स बन चुके होते हैं। आर एक्सपीरियंसेस दे आर बेस्ड अपॉन व्हाट वी एक्सेप्ट। और वो हम, जो हमें बताया गया है, जो हमने एक्सेप्ट किया उस समय हो सकता है हमारे पेरेंट्स हम पर, हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो हम उनके पास जा जाके बार बार क्रिब करते हो, तो हमें वही आदत हो जाती है क्रिबिंग की, कि हमें शुरू से यही क्रिबिंग करने की हैबिट है, या हम अटेंशन सीकर बन जाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं देख पाते, या उन्होंने हमें जैसा समझा दिया हो जाता है वो हमारी लाइफ में हो जाता है। द वे वी वर ट्रीटेड व्हेन वी, जब जैसे हम बचपन से हमें ट्रीट किया जाता है जब हम छोटे थे, वैसे ही हमारी लाइफ में हम अपने आप को ट्रीट करने लगते हैं। इफ यू आर अ पर्सन हु गेट्स एंग्री एट योर सेल्फ फॉर बीइंग अफ्रेड एंड फियरफुल, थिंक ऑफ योर सेल्फ। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए, आप अपने पे गुस्सा होते हो, डरते हो किसी चीज के लिए अपने आप पर, तो आप सोचिए कि आपको 3 साल के थे तो आपको कैसे ट्रीट किया गया था, है ना? तो जैसे आपको ट्रीट किया गया वो ही ट्रेट आप में अंदर आ जाता है। वुड यू बी एंग्री एट हिम और वुड यू रीच आउट योर आर्म्स एंड कंफर्ट द चाइल्ड अंटिल ही फेल्ट सेफ एंड ईज? अब वो बोल रहे हैं कि जब आप बड़े हो तो आप भी इस तरह पे दिमाग लगाओ कि कैसे बच्चों को से डील करना है। द एडल्ट अराउंड यू वेयर यू वर अ चाइल्ड मे नॉट हैव नोन हाउ टू कंफर्ट यू एट दैट टाइम। और हो सकता है कि जब आप छोटे हो तो आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था कि कैसे आपको ट्रीट किया जाए। ये पहले भी बहुत सारा कुछ बता चुकी है कि हमारी जो पास्ट से ये बिलीफ आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था क्योंकि उनके भी पेरेंट्स ने उनको ये बिलीव किया। तो अब ये पास्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब आप अपने आप को अप्रूव करिए, अपने आप में चेंज लेकर आइए, अपने आप से काइंड होइए, अपने आप में वो जो नेगेटिव पैटर्न है उसको समझिए, उसको निकालिए। आपके अंदर का जो बच्चा है उसको हीलिंग चाहिए, उसको चाहिए कि वो, आप उसको हील करें, उसके अंदर से वो चीजें जो आपके अंदर पहले से डाल दी गई हैं उसको निकालें, और अपने आप का जो हाईएस्ट, आपके माइंड का जो पोटेंशियल है, आपकी बॉडी का जो पोटेंशियल है, उसको निकाल के लेकर आइए। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है कि कैसे हमारे अंदर किस किस तरह से डिनायल, रेजिस्टेंस, कितनी तरह की हम दूसरों पर जो थोपते हैं, कितनी सारी तरह की चीजें हैं। ये अब एफर्मेशन है जो हम बोलेंगे। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, आई सी एनी रेजिस्टेंस पैटर्न विद इन मी ओनली एज समथिंग एल्स टू रिलीज। दे हैव नो पावर ओवर मी, आई एम द पावर इन माई वर्ल्ड, I flow with the changes taking place in my life as I best I can. I approve myself the way I am changing. I am doing the best I can. Each day gets easier. I rejoice that I am in the rhythm and flow of my ever changing life. बहुत ही बढ़िया ये लिखती हैं लुइस है। इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। इस जीवन की अनंतता में मैं जहाँ हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने भीतर किसी प्रकार के प्रतिरोध को ऐसी वस्तु के रूप में देखता हूँ जिसे छोड़ना जरूरी है। उसका मुझ पर कोई जोर नहीं। अपनी दुनिया में मैं शक्तिशाली हूँ। मैं बहता हूँ अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं अपने आप को और अपने परिवर्तन के तरीकों को स्वीकार करता हूँ। जो कर सकता हूँ सबसे बढ़िया कर रहा हूँ। हर दिन आसान होता जा रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। आज एक अद्भुत दिन है। मैं इसे ऐसे ही बनाना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल इन माई लाइफ। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच मेरे साथ इतने टाइम तक जुड़े रहने के लिए।
काफी लेट हो चुका है, काफी बड़ा हो गया था। कभी कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो